राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज तीसरी क्लास में जो आपकी मूल विधि की है। आज इसमें पढ़ेंगे आप दहेज प्रतिशत अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम, स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम और पोस्को अधिनियम और सीट एक्ट। मतलब जो स्त्री और बच्चों के अधिनियम है वो आप इस क्लास में कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे आप महिला और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े अधिनियम में दहेज प्रतिषेध अधिनियम। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 1961 में। कब हुआ था? 1 जुलाई 1961 में। इसका उद्देश्य था दहेज लेने और देने की प्रथा को रोकना। जो दहेज लिया जाता है या दिया जाता है इसकी प्रथा को रोकना, तो यह इसका मुख्य उद्देश्य था। अब इसकी महत्वपूर्ण धाराएं पढ़ेंगे अपन। तो महत्वपूर्ण धाराएं में कौन कौन सी पढ़नी है आपकी? सर्वप्रथम धारा 2। धारा 2 में है कि दहेज की परिभाषा, कि दहेज क्या है। तो दहेज क्या होता है? विवाह के समय या पहले या बाद में दी गई कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति दहेज में आएगी। लेकिन मेहर, जो मुस्लिम लॉ के हिसाब से मेहर होता है, वो दहेज में नहीं आएगा। पहली धारा 2 क्या है? दहेज की परिभाषा। अब धारा 3 क्या कहती है? दहेज लेने या देने पर दंड। धारा 3 के हिसाब से आप दहेज लेने या देने पर दंड होगा कितना? कम से कम 5 साल की जेल प्लस कम से कम 15,000 रुपया या दहेज की रकम के बराबर जुर्माना। तो आपकी धारा 2 में क्या था? दहेज की परिभाषा। धारा 3 में दहेज लेने या देने पर दंड। धारा 4 दहेज की मांग करने पर दंड। धारा 3 और 4 में अंतर समझिए। धारा 3 में दहेज लेने या देने पर दंड, धारा 4 में दहेज की मांग करने पर दंड। सजा कम से कम 6 महीने से 2 साल तक की जेल प्लस 10,000 तक का जुर्माना। ऊपर क्या था? कम से कम 5 साल की जेल प्लस कम से कम 15,000 या दहेज की रकम के बराबर जुर्माना। इसमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल प्लस 10,000 तक का जुर्माना। 8 में क्या है? सबूत का भार। मतलब जो आरोपी व्यक्ति है उसे ही सबूत पेश करना होगा कि उसने दहेज नहीं लिया। तो आपको इसमें 3 धारा याद करनी थी। लागू कब हुआ था ये? 1961 में, 1 जुलाई 1961 में। आपको महत्वपूर्ण 4 धाराएं पढ़नी है। इसमें 4 धाराएं कौन कौन सी? धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 8। धारा 2 में क्या था? दहेज की परिभाषा। धारा 3 में दहेज लेने या देने पर दंड। धारा 4 में दहेज की मांग करने पर दंड। धारा 8 में सबूत का भार। तो इस प्रकार आपका ये अधिनियम समाप्त होता है। दूसरा अधिनियम है आपका घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब आया? ये 2005 में। लेकिन लागू कब हुआ? ये 26 अक्टूबर 2006। देखो आया कब था अधिनियम? 2005 में। लागू कब से हुआ? 26 अक्टूबर 2006। इसमें क्या था? जो घरेलू हिंसा मतलब घरेलू मतलब गांव की महिला, शहर की महिलाओं, उन पर जैसे उसके पति अत्याचार करते हैं, रिश्तेदार अत्याचार करते हैं, तो उनके लिए ये कानून बना था। उद्देश्य घर के भीतर महिलाओं, पत्नी, बहन, माँ, लिव इन पार्टनर को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक शोषण से बचाना। इसमें भी आपको महत्वपूर्ण धाराएं पढ़नी है। 2A में व्यथित व्यक्ति, मतलब जो परेशान व्यक्ति है वो है केवल महिला ही हो सकती है, इसमें पुरुष नहीं हो सकता, केवल ये महिलाओं के लिए है। कौन सी धारा? 2A में। धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा, कि उसमें घरेलू में हिंसा की परिभाषा में कि उस पर घर में कौन कौन से अत्याचार हुए हैं, कौन कौन अत्याचार में आएंगे और नहीं आएंगे। इसमें शारीरिक एवं मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण भी शामिल है। तो 2 धाराएं पढ़ी आपने, 2A 3। और इसके आगे आपको धाराएं पढ़नी है कौन कौन सी? धारा 8 संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। हर जिले में राज्य सरकार नियुक्त करती है किसकी? संरक्षण अधिकारी। किस धारा से? धारा 8। धारा 12 से मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करने का अधिकार, मतलब पीड़ित महिला को मजिस्ट्रेट के पास करने का अधिकार है। किस धारा से? धारा 12 से। धारा 17 साक्षी गृहस्थी, मतलब में रहने का अधिकार, पति घर से नहीं निकाल सकता है। धारा 17 के हिसाब से अगर लड़ाई हो जाती है तो पत्नी को पति घर से निकाल नहीं सकता है। किस धारा से? धारा 17 के हिसाब से। धारा 31 में सजा, यदि पति रिश्तेदार कोर्ट द्वारा दिए गए संरक्षण आदेश का उल्लंघन करते हैं, मतलब जो कोर्ट ने आदेश दिया उसका उल्लंघन करते हैं, सजा 1 साल तक की जेल या 20,000 जुर्माना, दोनों में से हो सकते हैं। तो कौन सा नियम था ये आपका?
घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम कंप्लीट हुए। अब तीसरा अधिनियम है आपका पोस्को एक्ट, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसके, पोक्सो। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, पोस्को। लागू हुआ 14 नवंबर 2012 बाल दिवस पर। उसका कब हुआ, 14 नवंबर 2012। संशोधन इसमें हुआ था 2019 में, सख्त किया गया। इसमें क्या जोड़ा गया था, मौत की सजा जोड़ी गई थी। बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति, लड़का या लड़की दोनों, यह कानून है। किसके लिए कानून बना है, 18 वर्ष के कम, लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए है कानून है। इसमें महत्वपूर्ण धाराएं और सजाएं, तो महत्वपूर्ण धारा में आपको धारा 3 और 4। इसमें कहा प्रवेशक यौन हमला, मतलब जो आपके महिला या पुरुष पर जो कम है 18 साल के, उन पर यौन हमला होता है तो सजा कम से कम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की है इसमें। और कौन कौन से हैं, धारा 5-6 गंभीर हमला, मतलब यदि पुलिस, सेना, रिश्तेदार द्वारा किया जाए, बच्चे की उम्र 12 हो, 12 से कम हो। गंभीर हमला यदि पुलिस, सेना, रिश्तेदार द्वारा किया जाता है तो कम से कम 20 साल आजीवन कारावास या मृत्यु दंड। इसमें क्या दिया जाता है, मृत्यु दंड। ये संशोधन हुआ था 2019 में, धारा 5 और 6 के हिसाब से। अगर पुलिस, सेना, रिश्तेदार किसी 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर गंभीर आरोप रखता है तो आपको ये सजा मिलेगी। धारा 7-8 में यौन हमला, यौन हमला में क्या आ गया, बिना पेट्रेशन के, जैसे गलत तरीके से छूना किसी महिला को या किसी पुरुष को छूना, तो सजा क्या है इसमें, 3 से 5 साल तक की जेल रहेगी। धारा 11 और 12 में क्या आएगा, यौन उत्पीड़न, मतलब इशारे करना, किसी लड़की का पीछा करना, सजा 3 साल तक की जेल होती है इसमें। कितनी, 3 साल तक की जेल। विशेष बात क्या रहेगी इसमें, पुलिस बच्चे को थाने में रात में नहीं बुला सकती है और ना ही वर्दी में पूछताछ कर सकती है। क्योंकि बच्चा जो 18 साल से कम होते हैं वो पुलिस से डरते हैं, तो इसलिए विशेष बात है कि पुलिस बच्चे को थाने में नहीं बुला सकती है और ना ही वर्दी में पूछताछ कर सकती है। तो ये भी अधिनियम आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट होगा आपका बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। कब आया, 2006 में। किसकी जगह ली इसने, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम ने 1929 के शारदा एक्ट को हटाकर यह कानून लाया गया। किसके, 1929 के शारदा एक्ट को हटाकर यह कानून लाया गया। आयु सीमा लड़का 21 वर्ष, लड़की 18 वर्ष। महत्वपूर्ण धाराएं इसमें भी हैं, धारा 9 और धारा 10। धारा 9 में यदि कोई वयस्क पुरुष बाल विवाह करता है, मतलब जो 18 प्लस का आदमी है वो बाल विवाह करता है, मतलब किसी 18 साल से कम लड़की के साथ ब्याह करता है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान है 2 साल का कठोर कारावास या 1 लाख का जुर्माना, दोनों हो सकते हैं साथ में। अब धारा 10 के हिसाब से विवाह कराने वाले पंडित, काजी, मौलवी के लिए सजा। जो 18 साल से कम आयु की ब्याह करेगा, क्या पंडित हो सकता है, काजी हो सकता है, मौलवी के लिए सजा धारा 9 जैसी है। जो धारा 9 में सजा है वही धारा 10 में सजा रहेगी आपकी। और धारा 11 में है आपका विवाह को बढ़ावा देने वाले माता पिता या रिश्तेदार के लिए सजा। मतलब इसमें अगर माता पिता या रिश्तेदार इन्वॉल्व हों, मतलब आ जाए कि 18 से कम उम्र में शादी करवाएं, तो उसके लिए धारा 11 के लिए किताब सजा मिलेगी। और धारा 3 में क्या है, बाल विवाह शून्यकरण मान होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, धारा 3 बाल विवाह का शून्यकरण होता है। मतलब अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है और आपके माता पिता आपकी शादी करवा देते हैं और अब जैसे ही 18 साल के होंगे तो आप ये शादी नहीं मान सकते हैं, यानी बच्चा या बालक होने के 2 साल के भीतर इसे कोर्ट जाकर रद्द करवा सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट रहेगा आपका स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। तो आप लोगों ने इसके उद्देश्य क्या है, जैसे आप लोग देखते हैं कि दीवारों पर महिलाओं की गंदी तस्वीर रहती है, पोस्टर चिपके रहते हैं, तो इनको रोकने के लिए एक अधिनियम आया था। इस अधिनियम का नाम क्या है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम। कब आया था, 1986 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, विज्ञापनों, किताबों, फिल्मों या चित्रों में महिलाओं के शरीर का अश्लील प्रदर्शन रोकना। लेकिन माना नहीं जाता है भाई, ये तो बस केवल कहने के लिए। इसमें जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, कौन कौन रही। धारा 3 ऐसे विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोक। धारा 3 में क्या है, विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोक। धारा 4 में अश्लील सामग्री वाली किताबें, फोटो डाक से भेजने या बेचने पर
रोक, मतलब अपना डाक से भेज नहीं सकते हैं धारा 4 के हिसाब से। धारा 6 में क्या है, सजा। पहली बार अगर आप लोग अपराध करेंगे तो कम सजा रहेगी, मतलब 2 साल की जेल प्लस 2000 का जुर्माना। दूसरी बार अपराध किया तो कम से कम 6 महीने से 5 साल तक की जेल प्लस 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना। तो आपको इसमें जाना नहीं पड़ना। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 में केवल आपको पढ़ना है धारा 3, धारा 4, धारा 6। धारा 3 में विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोक, डाक से किताबें फोटो भेजने पर रोक, और धारा 6 में सजा का प्रावधान। नेक्स्ट सीता एक्ट। सीता एक्ट क्या है, स्त्री और कन्याओं का अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम। जो संशोधन होगा इसका नया नाम क्या हो गया, पीता या ITPA, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, जो कब हुआ नया नाम 1986 से अब तक। तो सीता एक्ट पूछता है कब हुआ था, 1956। क्या था, स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार का देन है, उद्देश्य और बदलाव। पुराना नाम 1956 में इसका नाम था सीता एक्ट, नया नाम 1986 में क्या होगा, पीता या ITPA। उद्देश्य इसका क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की तस्करी और यौन शोषण के लिए होने वाले व्यापारिक देह व्यापार को रोकना। देह व्यापार रोकना मतलब 1986 का संशोधन के बाद यह कानून लिंग तटस्थ हो गया है, यानी पुरुषों और महिलाओं दोनों पर समान रूप से लागू होगा ये कानून, सीता एक्ट। क्या अपराध है और क्या नहीं है, निजी तौर पर क्या अपराध है क्या अपराध नहीं है। निजी तौर पर अगर कोई बालक व्यक्ति अपनी मर्जी से और अकेले में देह व्यापार करता है तो वह अपने आप में अपराधी नहीं है। मतलब जो बालक व्यक्ति मतलब 18 प्लस एज है, वो अपनी मर्जी से देह व्यापार करता है अकेले में, मतलब सभा में नहीं, तो क्या होगा, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। संगठित अपराध क्या होता है, लेकिन इससे जुड़ी गतिविधियां जैसे कोठा चलाना, दलाली करना, सार्वजनिक जगहों पर ग्राहकों को ढूंढना या किसी के साथ जबरदस्ती से धकेलना अपराध है। इसमें कानून की प्रमुख धाराएं कौन कौन सी हैं, धारा 3 वेश्यालय चलाना, धारा 3 के हिसाब से अपराध है वेश्यालय चलाना। वेश्यालय रखने, चलाने या अपनी जगह को वेश्यालय के रूप में इस्तेमाल करने पर सजा का प्रावधान है। धारा 4 के हिसाब से कमाई पर जीवित रहना, जो व्यक्ति वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीवित रहता है जैसे दलाल या पिंप, तो उसे सजा दी जाती है। तो आपको इसमें 2 धारा, धारा 3 और धारा 4। नेक्स्ट धारा कौन कौन सी है, धारा 5। धारा 5 में कहा है ग्राहक लाना या प्रलोभन करना। कोई व्यक्ति दलाली का काम करता है, मतलब जो ग्राहक लाता है या प्रलोभन देता है, तो किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए उकसाना, ले जाना, जबरदस्ती करना, धारा 5 में आएगा। धारा 7 में सार्वजनिक स्थान जैसे मंदिर, स्कूल, अस्पताल, पार्क आदि के आसपास वेश्यावृत्ति करना, ये भी आपका अपराध है। धारा 8 के लुभाना, याचना करना, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इशारे करना या छेड़छाड़ करना, तो ये धारा 8 के साथ सजा दी जाएगी। नेक्स्ट आपका मुस्लिम एक्ट 2019, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019। इस कानून का मुख्य मकसद कौन सा, तलाक बिद्दत, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना। कर पूछते हैं किस तलाक के लिए आया था, तलाक बिद्दत यानी एक बार में 3 तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी और अपराधिक घोषित करना। यह प्रथा मुस्लिम पतियों को अपनी पत्नी के एक बार में 3 बार तलाक बोलकर तुरंत विवाह तोड़ने की अनुमति दे दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में असंवैधानिक घोषित कर दिया। कब, 2017 में कैसा कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। कौन सा तलाक का नाम क्या है, तलाक बिद्दत। नेक्स्ट आपका कानून की प्रमुख विशेषताएं। इसमें कानून की तलाक कैसा है, अवैध। अगर कोई मुस्लिम पत्नी अपनी पत्नी को एक बार में 3 तलाक देता है, चाहे वह बोलकर, लिखकर, SMS, व्हाट्सएप या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो, तो यह कानून रूप से मान्य नहीं होगा, शादी नहीं टूटेगी। लेकिन पहले क्या होता था, अगर कोई भी व्यक्ति है अगर महिला से कह दी मुस्लिम कि तलाक तलाक तलाक, तो रिश्ता खत्म, शादी टूट जाती थी। लेकिन इस नियम के बाद अब शादी नहीं टूटती है। इसके सजा की भी प्रावधान है, कैसे है, 3 तलाक देना अब एक फौजदारी अपराध है। इसके लिए पति को 3 साल तक की जेल, जुर्माने की सजा हो सकती है, गिरफ्तारी और जमानत। यह अपराध संज्ञेय है, यानी पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है अगर शिकायत पत्नी या उसके खून की रिश्तेदार की हो। गैर जमानती है, इसका मतलब है कि पुलिस थाने से जमानत नहीं मिलेगी, जमानत केवल मजिस्ट्रेट दे सकता है, और वह भी पीड़िता पत्नी के पक्ष के सुनने के बाद। समझ रहे हो।
इससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। लज्जत पापड़ क्या है? इसका पूरा नाम और स्थापना। पूरा नाम है श्री महिला गृह उद्योग लज्जत पापड़। इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1959 में। स्थान गिरगांव मुंबई में। इसे 7 महिलाओं ने मिलकर 80 रुपए की उधारी लेकर शुरू किया था। पूछते हैं कि लज्जत पापड़ क्या है, तो यह श्री महिला गृह उद्योग लज्जत पापड़ है। स्थापना 1961 में। क्या है? यह एक सहकारी संस्था है। इसमें काम करने वाली हर महिला को लज्जत बहन कहा जाता है। सबसे खास बात यह है कि सभी महिलाएं इसकी मालिक हैं, कर्मचारी नहीं। लाभ और हानि सब में बराबर बंटता है। यह संस्था कभी किसी से दान नहीं लेती है। क्या है? जसवंतीबेन जमुनादास पोपट, ये लज्जत पापड़ के संस्थापकों से एक हैं। कौन सी? जसवंतीबेन जमुनादास पोपट। इन्हें 2021 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। कब? 2021 में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हुई है तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे नंबर पे मैसेज करके आप पीडीएफ मांग सकते हैं। धन्यवाद।